नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस हेरा पे। मैं प्रियंका आप लोग के लिए लेकर आई हूँ टुडे टॉपिक में बाल मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको टारगेट बैच ऑफ सीटेट एंड मॉर्निंग में करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होती है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए चलते क्वेश्चन पे। और जिन लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और इसके प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है जो सीटेट से बेस्ट है। फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होती है सारी वीडियो, ईवीएस, मैथ, हिंदी, एसएसटी, साइंस, जितने भी सब्जेक्ट है इसके जो सीटेट के जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी सिलेबस है, सारे एनसीईआरटी बेस्ड है। तो सारे वीडियो आपको यहाँ पे अवेलेबल है, और आप इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्यों है अपनी मंजिल से दूर, अभी सब्सक्राइब करें सक्सेस हेरा को। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है? एक क्वेश्चन आता है, हमेशा देखेंगे, इसको समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन छोटा है, आंसर छोटा है, लेकिन इसका जो बोलते हैं इसके जो जानकारी है इसके बारे में वो बहुत बड़ी है। क्या है? मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है? तो दो कारक है, एक वंशानुक्रम और एक वातावरण। बिल्कुल, अब यहाँ से सोचते हैं हम लोग कि वंशानुक्रम कैसे करता है तो वातावरण कैसे करता है। तो जैसे उनके माता पिता का कद काठी होता है, जिस तरीके से उनके माता पिता का हाइट होता है, यानी जो कद होता है, जिस तरह का उनका बनावट होता है, कभी आंख, ये सब चीज क्या होता है बच्चों को अपने माता पिता से मिलता है। तो ये उसके विकास में आया वंशानुक्रम। और वातावरण क्यों आता है? क्योंकि जब वो बच्चा जब गर्भ में होता है, जब उसका धीरे धीरे विकास होते रहता है, तो वो निर्भर करता है उसके वातावरण पे, किस तरह के परिवेश में रहता है, उनकी माँ के आसपास का माहौल कैसा है, इस तरीके से बच्चे के ब्रेन पे असर करता है, और उसी हिसाब से बच्चे का विकास होता है। इसलिए अक्सर लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, तुम माँ बनने वाली हो, खुश रहो, हैप्पीनेस की दुनिया में रहो, अच्छी अच्छी बुक पढ़ो, अच्छे अच्छे चीज सोचो। तो ये चीज क्या है? वातावरण। तो ये चीज बहुत ही बड़ी बात थी, तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है। सतत मीन्स क्या होता है? लगातार, यानी चलते रहना। सतत एवं क्या कहते हैं, एक बार फिर एक बार, एक एक स्टेप बाय स्टेप जो चलते रहता है वो हमारा सतत है। तो क्या विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है? किसने? तो बंडूरा और स्किनर ने। बंडूरा और स्किनर साहब कहते हैं क्या विकास क्या है? तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि विकास आप जो कहेंगे कि बच्चा बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, युवा अवस्था है, प्रौढ़ावस्था है, तो इस अवस्था में जाकर विकास की दर खत्म नहीं होती है, लेकिन जो उसकी स्पीड होती है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। बिल्कुल, एक अवस्था आती है जब हम लोग हाथ, आंख, नाक ये सब काम करना बंद कर देता है, वो क्या है? प्रौढ़ावस्था में। तो उस समय क्या होती है? विकास होता है लेकिन थोड़ा धीमा हो जाता है। बिल्कुल, तो ये चीज अच्छे से समझना है। तो ये सतत प्रक्रिया किसने माना है? तो दो साइकोलॉजिस्ट है, बंडूरा और स्किनर ने। क्या कहा है विकास को? विकास एक सतत प्रक्रिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है? ये तो VVI क्वेश्चन है, मैंने हर वीडियो में इसको कराया है, और एक बार हमेशा रिवीजन के तौर पे आप लोग लेकर आती हूँ। तो बाल्यावस्था को, बिल्कुल बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? अनोखा काल कहा जाता है। क्यों अनोखा काल कहा जाता है? क्योंकि इसमें बच्चे क्या होते हैं ना, एक अलग दुनिया में प्रवेश करते हैं। कहने के लिए तो आप किशोरावस्था को कह सकते हो, लेकिन नहीं, अनोखा काल क्या होता है? बाल्यावस्था से शुरू होता है। और बाल्यावस्था में बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो देखते हैं कि उनका आसपास का परिवेश कैसे है, उनका स्कूलिंग लाइफ होता है, परिवेश में मिलने का मौका मिलता है, हर तरह के समाज में जाने का मौका मिलता है, कुछ सीखने का मौका मिलता है। इसलिए अनोखा काल क्यों कहा गया बाल्यावस्था को? तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन है, किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? देखिए, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने हर एक अवस्था को एक अलग अलग इंपॉर्टेंट दिया। हर एक अवस्था अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर एक अवस्था का लाइफ में बहुत ज्यादा रोल होता है। बिल्कुल, क्योंकि वो एक स्टेप नहीं होता है, 2-4 कदम चलने पे वो अवस्था पार नहीं हो जाता है। एक ड्यूरेशन होता है, हर एक एज का एक पीरियड होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हर एक साइकोलॉजिस्ट ने हर एक अवस्था को एक नया नाम दिया है, और नया नाम के साथ साथ उसके अंदर जो होने वाली प्रक्रियाएं होती है, उस एज में जो बच्चे के अंदर भावनाएं उत्पन्न होती है, जो सोचते हैं, जो जैसा वो करना चाहते हैं, इस तरीके की रिसर्च करने के बाद हर एक साइकोलॉजिस्ट ने हर एक एज को बेस्ट माना है। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? तो क्या है? वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन साहब कहते हैं कि शैशवावस्था क्या होता है? सीखने का आदर्श काल होता है। उसमें क्या होता है? बच्चा जब देखता है अपने आसपास के परिवेश को अनुकरण करते हुए, इसलिए कभी कभी आप लोग आपस में बोलते होंगे, अरे गाली गलौज मत बोलो,
जोर से मत बोलो, कुछ ऐसे वर्ड को मत बोलो जो बच्चे पे असर करता हो। बिल्कुल, बच्चों के अंदर एक भावना होती है कि जो चीज आप मना करोगे वही चीज वो करते हैं, और जो चीज आप करने को बोलोगे वो नहीं करते। तो क्या होता है, निगेटिविटी ज्यादा बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आसपास का माहौल या घर का माहौल अच्छा होना चाहिए जहां पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। बिल्कुल, जैसे बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, बिल्कुल सही है, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। यह कथन किसने कहा है? तो स्टेनले हॉल ने कहा है। स्टेनले हॉल साहब कहते हैं कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध करने की अवस्था है। बिल्कुल, अगर आपको इस बात पे यकीन हो तो आप अपने प्रीवियस ईयर में जाना, आप जब उस एज में होते होंगे किस तरह की मनोवृत्ति आती होगी, किस तरह के आप बिहेव करते हो, इस चीज को सोचना। क्योंकि उस समय क्या होता है ना, बच्चे के अंदर जो लड़के हो या लड़कियां हो, उसके अंदर बॉडी का एक अलग तरीके से ग्रोथ होता है, हार्मोन एक अलग लेवल से उसमें बढ़ते रहता है। तो उस समय क्या होता है ना, उसका माइंड इतना डेवलप होता है कि वो सोचते हैं कि नहीं, ये जो हम करें ये बेस्ट है, आई एम द बेस्ट वाली भावना उसमें आ जाती है। इससे भी क्या होता है, उसको अचानक से ऐसी चीज होता है, उसको समझ नहीं पाते, इसलिए वो चीज क्या होता है, संघर्ष हो जाता है। और इस चीज को उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, अपने सोसाइटी हो या अपने घर के परिवेश हो या आसपास हो या खुद की अपनी मेंटलिटी हो। तो ये क्या हो गया, तनाव हो गया। तूफान इसलिए हो गया क्योंकि हर एक चीज उस समय जो होता है ना, बच्चों के मन में क्या चलते रहता है, नहीं हम ये कर सकते, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ो। तो क्या है, ये तूफान की हो गया। अगर आप उसको कोई चीज मना करेंगे तो उसमें क्या होती है, ये विरोध की भावना आ जाती है, वो चीज उसको करेंगे ही करेंगे। तो ये चारों वर्ड को मैंने डिफाइन कर दिया, संघर्ष क्यों है, तनाव क्यों होता है, तूफान क्यों है और विरोध की अवस्था क्यों कहा गया। तो किसने कहा है इसे? स्टेनले हॉल ने कहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ होता है? तो 3 वर्ष की आयु से। ऐसे आप लोग अपने घर में देखेंगे कि बहुत बच्चे छोटे होते हैं, जब वो 1.5 साल के होते हैं यानी 18 मंथ में आते हैं, तो उस समय आप कुछ वर्ड बोलेंगे, सबसे पहले बच्चा कौन सा वर्ड बोलता है? तो संज्ञा शब्द बोलता है, जैसे पापा, माँ। एक वर्ड, एक स्वध्वनि जो होता है ना, स्वर्णिम ध्वनि, छोटा चीज को टुकड़ा टुकड़ा करके बोलेगा। और सबसे पहला वर्ड होता है संज्ञा। माँ भी अपने आप में एक संज्ञा है, पापा भी अपने आप में संज्ञा है। तो इस तरीके से वो जब छोटा संवाद जो भाषा द्वारा शुरू करता है, एक लेवल माना गया है कि हाँ, इतने वर्ष की आयु में इस तरह से संवाद शुरू होते हैं। तो क्या है, यहाँ पे भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से आरंभ होता है? तो 3 वर्ष की आयु से आरंभ होता है। ठीक है, और सबसे पहला वर्ड क्या होता है, बच्चे कौन सा वर्ड बोलते हैं? तो बोलते हैं संज्ञा। कैसे? जैसे माँ, माँ बोला तो माँ क्या है, एक संज्ञा है। और उसके बाद पापा बोला तो वो भी क्या है, एक आपस में संज्ञा ही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं को पहचान किसके द्वारा की गई है? तो जीन पियाजे के द्वारा की गई है। बिल्कुल, इस अवस्था को हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन एक और चीज मैं आप लोग को शायद ग्रुप में डाल दूंगी या डाली नहीं हूँ कि ये विकास का जो क्रम चल रहा है, हम लोग का जो CDP का जो सेट चल रहा है, उसमें ये अवस्था को पढ़ना है। तो बहुत अच्छे तरीके से वहां पे पढ़ेंगे, ऐसे मैं बता देती हूँ यहाँ भी, और मैंने बहुत सारे सेट में इसे बताया भी है। इनका 4 अवस्था कौन कौन है? तो पहला क्या है, संवेदी पेशीय अवस्था। ये क्या होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक SP, उसके बाद क्या कर सकते हैं, C, और उसके बाद F। बहुत इजी तरीके से याद रखेंगे, SPCF। बिल्कुल, मैंने भी इसे ऐसे ही फॉर्मूला करके याद किया था। पहले मैं इसे हिंदी में बता देती हूँ, फिर इंग्लिश में बताती हूँ। तो पहला हो गया आपका संवेदी पेशीय अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। दूसरा हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होता है। उसके बाद क्या है, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होता है। और उसके बाद क्या हो गया, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से लेकर 15 वर्ष तक होता है। ठीक है, इसको अलग से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा SPCF को भी आप याद कर लीजिए, ट्रिक है। SP मीन्स क्या होगा, सेंसरी मोटर, मतलब जन्म से 2 वर्ष, सेंसरी मोटर, बहुत छोटा बच्चा है। उसके बाद क्या है, P से क्या हो गया, प्री ऑपरेशनल एज। ठीक है, उसके बाद C से हो गया कंक्रीट ऑपरेशनल एज, और F से हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल एज। तो आप इसे SPCF भी याद रख सकते हैं, SPCF, इससे भी आप इसे बता सकते हैं कि कौन सी अवस्था कब आएगी। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है 4 अवस्था, और उसके समराइज के यहाँ दे देगा पहला अवस्था, यहाँ दूसरा रहेगा, यहाँ चौथा रहेगा, और यहाँ तीसरा रहेगा। तो अगर आपको ये याद है SPCF, तो आप उसको सोच करके अपने मन में सोचकर उसका राइट आंसर आराम से दे सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का कितना हो जाता है? दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का, एक सेकंड यहाँ पे कुछ मिस हो गया है,
हाँ, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है इसमें, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द कितना हो जाता है। ठीक है, जो शब्द भंडारण होता है सेकेंड ईयर में, मतलब बच्चे जब दूसरे वर्ष के अंत तक जाते हैं यानी दूसरे वर्ष को कंप्लीट करने वाले होते हैं, तो कितना शब्द भंडारण उनके पास हो जाता है, तो क्या 100 वर्ड हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शर्म और गर्व जैसी भावना विकास किस अवस्था में होती है। बिल्कुल, बच्चों में देखेंगे एक लेवल तक छोटा बच्चा जब होता है तो वो कुछ भी को कर लेगा, लेकिन जब आप कुछ कहते चलो ये चीज करो, नहीं मैं क्यों करूं, मुझे अच्छी नहीं लगती ये चीज, और कुछ अच्छा चीज करेंगे तो बहुत प्राइड फील करते, और देखो मैंने इसे कर लिया, ये हम कर सकते, ये हमारे योग्य है। इस तरह की भावना कब आती है, तो बाल्यावस्था में आती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो किशोरावस्था में। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क में क्या हो गया, समान आयु, ठीक है, के समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो किशोरावस्था में वो ग्रुपिंग बनाएंगे, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में रहेंगे, उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है वो चीज अपने ग्रुप के साथ रहना, तो ये चीज हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। परिपक्वता का संबंध किससे है। परिपक्व मीन्स क्या होता है, परिपक्वता यानी मेच्योरिटी, कहते हैं कितने मेच्योर्ड हो चुके हो, देखो अपने काम को खुद से करना कितनी बेहतरीन तरीके से करता है, तो किससे है, तो ये विकास से है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान के आधार पर संवर्तन कथन क्या है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सबसे बेस्ट जो स्टेटमेंट होता है क्या है, तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बिल्कुल, हर एक बच्चा अपने आप में एक स्पेशल चाइल्ड होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्पेशल नीड वाले बच्चे ही स्पेशल होंगे, हर एक बच्चा अपने आप में स्पेशल है। बिल्कुल, एनसीएफ क्या कहता है ना कि समावेशी शिक्षा को जोर देता है। एनसीएफ यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, और इसमें क्या होता है, हर एक बच्चा स्पेशल होता है, इसलिए हमें देखना है किसका आईक्यू लेवल कम है या वो स्पेशल नीड में आते हैं, वो दिव्यांग बालक है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हमको देखना है कि हर एक बच्चे में एक स्पेशलिटी होती है, हमें उसे पहचानना है और उसको ज्यादा जोर देकर उस पर फोकस करना है। बिल्कुल, अगर बच्चा हो सकता है कोई थोड़ी चलने में तो उनकी परेशानी हो रही है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा सेक्शन होगा जिसमें वो बहुत स्ट्रांग होगा, और तो क्या हो गया, वो विशिष्ट बच्चा हो गया कि नहीं हो गया। तो प्रत्येक बच्चा अपने आप में क्या होता है, विशिष्ट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। नैदानिक मीन्स हो गया निदान करना, ठीक है, तो एकेडमिक कठिनाइयों के कारण का पता लगाना। बिल्कुल, हम देखते हैं कि हमारे स्कूल में बच्चों को जो पढ़ाने में परेशानियां होती है या पढ़ने में परेशानियां होती है, तो हम एक परीक्षा लेते हैं, क्या है, नैदानिक एग्जाम। उसमें देखते हैं कि हाँ किस तरीके से बच्चों को क्या परेशानी होती है, और उसमें देखते हैं जो परेशानियां बच्चों को आती है उसको क्या करते हैं, हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, एकेडमिक कठिनाइयों का कारण का पता लगाना और फिर उसे दूर करना। नैदानिक का मतलब ही हो गया निदान निकालना। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास क्या होता है। वाइगोत्स्की साहब सोचते हैं और वो कहते हैं, तो उसके अनुसार विकास क्या होता है, ठीक है, तो सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण। उनका कहना है कि बच्चे जब समाज के अंतर क्रिया करते हैं यानी सामाजिकरण को आत्मसात कर लेते हैं, समाज में एक सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, तो क्या हो रहा है, उनका विकास हो रहा है। बिल्कुल, जब हम अपने घर में रहते हैं, सिंपल से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आप आपके परिवार में 5 आदमी है, एक छोटा बच्चा है, तो 5 आदमी के साथ बच्चे का सामंजस्य तो अच्छा होगा, लेकिन अब वही बच्चा कॉलोनी में खेलने जाता है, वहां पे बहुत सारे परिवार से बहुत सारे बच्चे आते हैं, सब अलग अलग सोच वाले होते हैं, और उसके साथ जब उनका समाजीकरण होता है, उससे मिलते हैं, उनकी भाषा को जानते हैं, उनके द्वारा किए गए प्रक्रियाओं को फील करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, सामने वाले की बात को सुनते हैं, फिर अपनी बातों को रखते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चे का सामाजिक अंतर क्रिया होता है, और उसके कारण क्या होता है, विकास होता है। ये किसका स्टेटमेंट है, तो वाइगोत्स्की साहब का। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए इसे नोट कर लेंगे। मैं जितनी भी टॉपिक पढ़ाती हूँ ये आप लोग देखते हुए इसे नोट करने की कोशिश करेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, व्यवहार का अध्ययन। बिल्कुल, स्टडी ऑफ योर बिहेवियर क्या है, आधुनिक मनोविज्ञान है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। क्वेश्चन सुनना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर एक ह्यूमन बीइंग पे ये अप्लाई होता है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। बिल्कुल, विकास होता है तो प्रगतिशील रहता है इंसान, और कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही होता है, जो निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता है। बिल्कुल, हम एक लक्ष्य को फोकस करते हैं, जैसे अभी जितने भी मेरे दोस्त हैं सब लोग फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमको सीटेट क्रैक करना है ना, इसके लिए वो निरंतर क्या है, पढ़ाई कर रहा है, बहुत सारे नोट्स बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं और एक लक्ष्य को नियंत्रित कर रहे हैं। ये कथन किसका है, रोड रोवर का है। बिल्कुल, अपने एग्जाम से याद रखना है, सोच रहा है कि जब मैं सीटेट की तैयारी करी तो मेरा लक्ष्य था
या मेरा लक्ष्य जो हमने उसे कंप्लीट किया था, तो किसको फोकस करता है? तो ड्रोवर का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिशुअवस्था में बालक में क्या पाया जाता है? शिशुअवस्था में बालक में क्या पाया जाता है? तो अनुकरण और सहयोग। बिल्कुल, जैसा आप करेंगे उसे देखकर बच्चे अनुकरण करते हैं और उनमें सहयोग की भावना होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है? तो क्रिया पर। बिल्कुल, डूइंग विथ लर्निंग। नवीन शिक्षण प्रणाली जो है वो किस पे कार्य करता है, किस मेथड को अपनाता है? तो डूइंग विथ लर्निंग को अपनाता है, क्योंकि बच्चे जब खुद से कर सीखते हैं तो ज्यादा उनका ग्रोथ होता है। जैसे किसी चीज को आप करने की बनाने के लिए दे दो, इसलिए हम लोग क्या एक्टिविटी पे ज्यादा जोर देते हैं। सीबीएसई स्कूल वाले तो हमेशा एक्टिविटी, बहुत सारे प्रोजेक्ट मेथड, इस सब चीज को अपनाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ी सी इस समय परेशानियां होती है। गवर्नमेंट भी इसके लिए प्रोवाइड कराती है मटेरियल, पता नहीं वहां की सिस्टम कैसे है, आई डोंट नो, लेकिन सिस्टम के कारण थोड़ी परेशानी होती है बच्चों को डूइंग विथ लर्निंग में। लेकिन क्या है, नवीन शिक्षा प्रणाली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो किस पे फोकस करती है? तो डूइंग विथ लर्निंग यानी क्रिया पे फोकस करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, यह कथन किसका है? तो क्लिंगबर्ग है। क्लिंगबर्ग कहते हैं कि जो बच्चे जिस प्रजाति से आते हैं, अगर उनका जो वंश है बहुत ही बुद्धिमान और तेज है, तो बच्चे क्या होंगे? बहुत ही बुद्धिमान होंगे। ठीक है, हर एक राइटर का जो है, हर एक साइकोलॉजिस्ट का अपना अपना स्टेटमेंट है। थोड़ा इस स्टेटमेंट को भी देख लेना, क्योंकि ये स्टेटमेंट हो सकता नहीं भी मिले, बाई चांस अगर एग्जाम में आ जाता है तो ऐसा नहीं ले कि हमने इस चीज को नहीं पढ़ा, इसलिए आप इसे भी देख लेंगे। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्या है। वुडवर्ड चिंतन की कितनी तत्व बताए हैं? वुडवर्ड साहब ने चिंतन की कितने तत्वों को बताया है? तो 5 तत्वों को बताया। अब देखते हैं 5 तत्व है क्या। पहला तत्व इसमें है कि चिंतन मानव का एक विशिष्ट गुण होता है। बिल्कुल, ये चीज हम लोग जानते हुए कि चिंता चीता के समान होता है, फिर भी हम लोग चिंता करते हैं, चिंतन करते रहते हैं। चिंतन एक मानसिक प्रतिक्रिया है। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? चिंतन किसी वर्तमान या भावी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए एक प्रकार का यह व्यवहार होता है। बिल्कुल, जब हमारा कोई काम नहीं होता तो हमारे बिहेव में चेंजिंग आ जाती है, हम उस चीज को सोचने लग जाते हैं। और चौथा क्या है? चिंतन के दौरान किसी भी समस्या का समाधान खोजने में प्रयत्न करते रहते हैं। बिल्कुल, और पांचवा क्या है? चिंतन किसी भी व्यक्ति की सहायता करने के लिए हमें समाधान प्रस्तुत करती है। बिल्कुल, जब हम कोई काम को करते हैं तो चिंतन मनन करके उस पर करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। प्रश्न प्रेरणा। यहाँ पे प्रश्न है, प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन? सकारात्मक और नकारात्मक। बिल्कुल, प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? सकारात्मक और नकारात्मक। हम लोग कभी कभी बहुत अच्छी बातें भी करते तो बच्चे प्रेरित होते हो सकता है, और कभी कभी उसकी कमी को भी दर्शाते तो इससे भी बच्चे प्रेरित होते थे। इसलिए इसके क्या है, कितने प्रकार है? तो 2 प्रकार है। अब देखते क्या, प्रश्न अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो किसका? किस प्रश्न अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है? तो अनुरूप तत्व का सिद्धांत को। क्या है? अधिगम अंतरण का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, उसे क्या कहा जाता है? तो क्या अनुरूप तत्व का सिद्धांत कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह किसका विचार है? तो टीपी मैनन का विचार है। टीपी मैनन का विचार क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है अभिरुचि। अगर बच्चे रुचि नहीं लेंगे तो उनका विकास नहीं हो पाएगा, उनका क्या होता है? अधिगम नहीं हो पाएगा। तो क्या है सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो अभिरुचि है। ये विचार किसने दिया है? तो टीपी मैनन के द्वारा दिया गया है। अब देखते हैं शिक्षा का खेल विधि से क्या तात्पर्य है। शिक्षा का जो खेल विधि है उससे क्या तात्पर्य है? तो खेल क्रिया द्वारा शिक्षा देना। बिल्कुल, प्लेइंग विथ लर्निंग, डूइंग विथ लर्निंग जो होता है बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं क्या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। आई थिंक दिसंबर 2018 में या 19 में नहीं 18 के सेट में, या मैंने देखा था या 17 के सेट में कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है। तो प्राथमिक विद्यालय में निम्नतम सुविधाओं से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है। जब हम पढ़ते या पढ़ाते रहते हैं तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो अपने लिए पढ़ते हैं, तो उस समय देखते हैं कि हमारा जो सेंटेंस होता है उस चैप्टर को देखकर, या कोई नॉवेल पढ़ते हो या पेपर पढ़ते हो, जैसे ही दुर्घट घटना आती है हमारा साउंड जो है लो हो जाता है, जो है जैसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज आती है हमारा साउंड क्या होता है? हाई होता है। तो यहाँ पे शिक्षक के बारे में कहा जा रहा है तो उसके अनुरूप सोचेंगे। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है? तो उद्दीपन परिवर्तन। बिल्कुल, देखते हैं कि बच्चों की प्रक्रिया कैसी हो रही है, बच्चे कैसे उद्दीपन दे रहे हैं, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है? साउंड होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो कोहलर है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर के द्वारा दिया गया है।
यदि पहले उदाहरण फिर सिद्धांत बताते हैं तो यह किस शिक्षण पद्धति की ओर इंगित करता है? तो आगमन विधि के द्वारा। आगमन, अ से आगमन, अ से उदाहरण, याद रखिएगा। ठीक है, निगमन यानी नियम। आगमन विधि में क्या होता है? पहले उदाहरण देते हैं और फिर बच्चे को समझाते हैं। तो ये हमारा कौन सा शिक्षण पद्धति की ओर इशारा करता है? तो आगमन विधि के द्वारा देता है। ये 1 to 5 के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे छोटे होते हैं, और 6 to 8 में यही आपका निगमन विधि हो जाएगा, क्योंकि वहां पे बच्चे बड़े हो चुके हैं। इसलिए सोचेंगे थोड़ा सा, बच्चों में ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? जिन लोगों ने टीचर ट्रेनिंग किया होगा उन लोगों ने ब्लूप्रिंट तैयार किया होगा, तो ये क्वेश्चन उनका तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है? ये प्रश्न पत्र निर्माण से। बिल्कुल, उसमें 50% क्वेश्चन देखते हैं, कुछ 50% अगर हमारा एग्जाम है तो 10 क्वेश्चन जो होगा हमारा प्रयोगात्मक होगा, 10 क्वेश्चन क्या होगा? चिंतन पे होगा, कुछ क्वेश्चन उस पे एक्टिविटी से दे देंगे। हर एक चैप्टर से सोच करके क्वेश्चन बनाना होता है। तो ये क्या है? प्रश्न पत्र निर्माण से संबंधित है क्या? ब्लूप्रिंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। प्रश्न, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो अधिगम कहते हैं। बिल्कुल, अनुभव कह रहे हैं यहाँ पे। अनुभव और शिक्षण, एक सेंटेंस हमेशा मैं यूज करती हूँ, हमेशा आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। एजुकेशन मीन्स क्या होता है? चेंज योर बिहेवियर। तो अनुभव जैसे ही आता है और प्रशिक्षण लेते हैं बच्चे, तो व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। तो क्या होता है? चेंज योर बिहेवियर। जैसे ही बिहेवियर चेंज होता है तो क्या कहलाएगा? वो अधिगम कहलाएगा। बिल्कुल, लर्निंग। खेल के किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है? तो आत्म अनुशासन। जब हम कोई गेम खेलते हैं अच्छे से, आप मतलब आप सिंपल से इसको आप खुद पे भी अप्लाई करके देखोगे। अभी लॉकडाउन है तो आप घर में बैठकर हो सकता है इंडोर गेम खेल रहे होंगे, टाइम पास नहीं हो रहा हो तो उसको करने के लिए। तो क्या है? आत्म अनुशासन, खुद को डिसिप्लिन करता है ये खेल अनुशासन जो होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। मनोविज्ञान की अंग्रेजी प्राय साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है किस भाषा से? तो ग्रीक भाषा से। मैंने जब इंट्रो साइकोलॉजी का दिया था उसमें मैंने इसे बहुत अच्छे से बताया था, इसलिए इसे यहाँ भी रख दिया क्वेश्चन की याद कर लेंगे। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। मनोविश्लेषणवाद किसके प्रवर्तक कौन है? मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? तो वो फ्राइड है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? तो थ्रस्टन है। समूह खंड, ग्रुपिंग जो होता है, ग्रुपिंग जो बनाया जाता है उसके बारे में कह रहा है कि समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो थ्रस्टन है। क्या स्याही धब्बा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने जब सेट बनाया था ये क्वेश्चन है तो मैंने सोचते रहे ये क्या है स्याही धब्बा। तो स्याही धब्बा जो है शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो हरमन रोशा है। ठीक है, किसके? स्याही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादन। अब देखते हैं क्या है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया है। क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो पूर्व प्राथमिक कक्षा को। क्योंकि देखेंगे क्लास 1 से 5 के लिए देखते हैं तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर क्लास जो होता है हमारा उसमें क्या होता है? गणित और भाषा का ही दिया जाता है, उसमें ईवीएस नहीं होता है। क्लास 3 से ईवीएस होती है क्योंकि उसमें बच्चे बहुत छोटे होते हैं। अब खेल खेल के माध्यम से गणित पढ़ा सकते हैं और बोलचाल के माध्यम से भाषा पढ़ा सकते हैं, लेकिन ईवीएस को पढ़ने के लिए थोड़ा आसपास के पहलुओं को देखना होता है, समझना होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या है। किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनाते हैं? किशोरावस्था के। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या? तो यहाँ पे क्या? एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। बिल्कुल, जब हमारा संज्ञान से आत्मसात होता है, जब हम सोचते हैं तो वो हम अपने मन से सोचते हैं। तो क्या है? संज्ञान हमारे अंदर की मन की जो शक्ति होती है, हमारा जो मन होता है वो वर्किंग हो जाता है। और एट प्रेजेंट आप सोच सकते हैं कि जब हम किसी चीज को आत्मसात करते हैं, संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? उसके बारे में अच्छे तरीके से जानना, समझना। तो चिंतन क्या है? चिंतन हम कब करते हैं किसी चीज के बारे में? जब हम उसे अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, किसमें? तो किंडरगार्टन का विकास पद्धति में। ठीक है, किंडरगार्टन पद्धति किसने दिया है? तो फ्रॉवेल के द्वारा दिया गया है। ये याद रखेंगे, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं और ऐसे भी याद रख सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम किसी बच्चे को शिक्षित करते हैं तो हमारा क्या उद्देश्य होता है? बच्चे ब्लैक बोर्ड की तरह होते हैं, जैसे ये खाली बॉक्स है ना, बिल्कुल ऐसे होते हैं। आप जिसमें जितना ज्ञान भरोगे ना, 10% हो 100% हो, जितना भरोगे बच्चे के अंदर वो ज्ञान जाएगा। ठीक है, हम टीचर है, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। बिल्कुल, अब ये नहीं कर सकते कि उसके करियर को, क्योंकि जैसे ही बच्चे का बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसका नेचर होगा, स्टडी होगा, वो ऑटोमेटिक लाइफ सेटल कर लेंगे।
तो क्या है यहाँ पे, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, बालक का विकास परिणाम क्या है, बालक का जो विकास है परिणाम क्या है, तो वंशानुक्रम तथा वातावरण के बीच की अंतरक्रिया। बिल्कुल, बच्चे जब जन्म लेता है, आप जन्म के समय उसे देख सकते हैं, छोटा सा देखेंगे और उसके बाद कहते हैं देखो इसकी आंखें इसके पापा पे गई है, इसकी मम्मी पे इसकी नोज मतलब नाके गई है, इस तरीके से इसकी बनावट है, कद काठी, और जिस तरह के उसके बाद कहेंगे बात, देखो इसकी मम्मी कितनी खुशहाल रहती थी, इसके बच्चा कितना हेल्दी है। इस तरीके से बोलचाल की भाषा में ऐसे वर्ड आ जाते हैं। लेकिन वहां पे ये चीज हम लोग नहीं जानते कि बच्चे का विकास का परिणाम क्या है, तो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतरक्रिया का है। दोनों के समायोजन से ही बच्चे का पूर्ण रूप से विकास होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। बिल्कुल, ना ही हमें उसे दंडित करना है, ना ही हम उसे क्लास से बाहर करेंगे, क्योंकि एनसीएफ बच्चे को दंडित करने के लिए साफ मना ही करता है। आप जाने क्या परेशानी है बच्चों को, उसके बाद उसे दूर करें। देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे के विकास के दर में कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। बिल्कुल, हर एक लेवल बच्चे का अलग अलग लेवल होता है। किसी का 10% सीखने की ऑब्जर्वेशन होती है पावर, किसी का 12, किसी का 13, इस तरीके से होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कौन सा सिखाई अस्थायी होता है, सीखना, ठीक है, कौन सा जो हम लोग सीखते हैं, कौन सी ऐसी चीज को सीखते हैं, किस तरीके से सीखते हैं जो हमारे अंदर अस्थायी होता है, तो समझकर सीखना। बिल्कुल, डूइंग विथ लर्निंग में क्या होता है, बच्चे खुद से करते हैं और उसे समझते हैं। जैसे आप किसी चीज को नदी या नहर के बारे में पढ़ा रहे हो, अब बच्चे को आप भ्रमण पे ले जाओ, उसमें भ्रमण विधि का उपयोग करो। जैसे बच्चे नहर के पास जाएंगे, उसे देखेंगे, उसे आत्मसात करेंगे, उसे समझेंगे और अनुभव करेंगे और समझेंगे, तो फिर वो जल्दी उसे नहीं भूल सकते। तो इस तरह का ज्ञान कैसा होता है, अस्थायी ज्ञान होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है, विद्यालय तथा कक्षा के शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडारण गृह क्या है, इदम है। बिल्कुल, इदम, ईगो और परम इदम जो हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर, ये VVI है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा। मैं इसे कोशिश करती हूँ कि कल ही मैं इसको करा दूं। अहम, इदम और परम इदम जो है क्वेश्चन सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया, बहुत ही VVI है और ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन तो अभी अधूरा रह गया, आप इसे याद कर लेना ऐसे, लेकिन मैं इसे कल कोशिश करूंगी करा दूं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्या, किस अवस्था को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, किशोरावस्था को जाना जाता है। बच्चे की पढ़ाई आरंभ करने की आदर्श आयु क्या होती है, तो 6 वर्ष होती है। अब तो यहाँ पे CBSE फॉलो करता है 3 वर्ष 6 मंथ, यानी 3.5 वर्ष में ही बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है, प्ले स्कूल में होता है, जबकि वहां पे उन लोगों को पढ़ाया नहीं, खेल खेलने में सिखाया जाता है। 6 से 14 वर्ष में बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया, तो 86वें संशोधन में जोड़ा गया। 85 IQ यानी इंटेलिजेंस जो उनका ये है, 85 IQ यानी बुद्धि लब्धि वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं, तो मंद बुद्धि में आते हैं। इसका भी मैं डाटा बना रही हूँ, इसको भी मैं आप लोग के लिए लेकर आऊंगी, कौन से बच्चे किस श्रेणी में आते हैं, किस लेज में आते हैं और किस तरीके से अवस्था में पाए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा प्रश्न है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी एवं उभयमुखी का वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया। ये भी VVI टॉपिक है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे अधूरा हो गया क्योंकि मैंने इस टॉपिक को आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो ये कल के वीडियो में हमें 2 चीज करना है, सिगमंड फ्रायड के द्वारा इदम जो है, अहम और परम ईगो जो है वो चीज, ईड ईगो सुपर ईगो जो है उसको कंप्लीट कराना है, और अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी इसे भी कंप्लीट कराना है। तो ये किसके द्वारा दिया गया, तो यूंग के द्वारा दिया गया, यूंग के द्वारा दिया गया क्या, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, तीनों का एक अपना अलग अलग कार्य है। इस वीडियो को भी करेंगे, इस चैप्टर टॉपिक को भी करेंगे अच्छे से कल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता कमी किसका एक लक्षण है, तो डिस्ग्राफिया का है। ये चैप्टर हो चुका है, आप वहां से देख सकेंगे। जो अधिगम संबंधी क्षमता जितनी होती है उसकी एक वीडियो बन चुकी है, आपको PDF भी शायद मिल गई होगी, नहीं मिली होगी तो आप हमें कमेंट करके बता देना, मैं उसकी PDF आप लोग के लिए प्रोवाइड करा दूंगी। बुद्धि क्या है, सामर्थ्य का एक समुच्चय है। बिल्कुल, बुद्धि क्या है, सामर्थ्य का एक समुच्चय है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कैसे, वयस्कों यानी अपने से बड़े और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। हम उम्र हो गए या उसके बड़े हो गए, उसके साथ वो परस्पर क्रिया करते हैं, यानी परस्पर बातचीत करते हैं, खेलते कूदते हैं और उनको अनुकरण करके वो सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है, तो 180 तत्वों को सम्मिलित किया गया है। गिलफोर्ड के द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया, तो 180 तत्वों को सम्मिलित किया गया। अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है किसके, तो सात्विक अधिगम से। अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है, तो सात्विक अधिगम से, ठीक है।
बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो टर्मन है। बिल्कुल, ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं और बुद्धि लब्धि मापक के जन्मदाता किसे कहा गया है? तो टर्मन के द्वारा, टर्मन जी को कहा गया। अब देखते हैं एनसीटी। एनसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला थी। तो कल हमें करना है आईक्यू का, करना ये क्या सिगमंड फ्राइड का ईगो सुपर ईगो करना है, और उसके बाद क्या है अंतर्मुखी बहिर्मुखी उभयमुखी यूंग के द्वारा दिया गया, उसे भी करना है। तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। तो प्लीज इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि जिसे जैसे जैसे शेयर होंगे तो वीडियो बहुत सारे बच्चों के पास पहुंचेंगे और बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।